नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क नेपाल की। नेपाल में अंतरिम सरकार तो बनी है और अंतरिम सरकार के साथ ही कह भी दिया गया है कि चुनाव भी जल्दी कराए जाएंगे। कई तरह की चीजें हैं, क्योंकि देखिए एक बार अगर किसी भी तरह का विद्रोह या विवाद होता है तो उसको पटरी पे लाने में समय लगता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, बांग्लादेश में जिस तरह की परेशानियां बनी है वो आज तक भी पूरी तरह से वैसे नहीं हो पाई। श्रीलंका ने अपने आप को बहुत जल्दी कवर किया, इसी तरह से नेपाल भी जल्दी कवर करता हुआ दिखाई देता है। हम क्योंकि भारत का हमेशा से एक रुख रहा है निर्गुटता के साथ साथ कि हम खुश रहें, पड़ोसी भी खुश रहे, पड़ोस में भी उसी तरह से खुशहाली रहे जैसे हम अपनी चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स मीडिया रिपोर्ट्स में हैं कि क्या नेपाल में जैन जी की क्रांति इस वजह से कह रहा हूं कि बहुत कुछ बदल दिया उन्होंने, ये कहीं से दूसरे हाथों से तो नहीं चल रही थी। और क्या वाकई नेपाल को इसका लंबा खामियाजा उठाना पड़ सकता है या नेपाल को अभी सजग होने की आवश्यकता है। लेकिन भारत के साथ अगर हम बात करें तो सुशीला कार्की जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है उनका क्या रुख रहेगा, क्योंकि भारत से उनका संपर्क रहा है, पढ़ाई की है उन्होंने बीएचयू बनारस में। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ लगातार इस मुद्दे पर गौरीशंकर गुप्ता साहब पूर्व राजनयिक भी हैं, पूर्व आईएफएस हैं। उन्होंने लगातार कई चीजें बताई। सुशीला कार्की को लेकर के भी उन्होंने उस 2 दिन पहले बताया था कि वो बन सकते हैं जिन पे सहमति बन सकती है, क्योंकि इस वक्त उन लोगों को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो निर्विवाद हो और जिस चीज की लड़ाई थी करप्शन को लेकर के उसके खिलाफ वो आवाज उठा सके। तो मुझे लगता है कि वो आज साफ दिखाई दिया, क्योंकि उनकी अंतरिम सरकार के रूप में शपथ हो चुकी है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ एसपीएस कटेवा साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य कांत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं गुप्ता साहब आप ही क्या रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले ये इंटरिम गवर्नमेंट है, बट क्या हम कुछ ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो चाहे मिस्टर केपी ओली हो या फिर प्रचंड हो, इन लोगों का रुख बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं रहा। हमेशा विवादित बयान भारत को लेकर के दिए हैं। लेकिन क्या एक अच्छी बात कह सकते हैं कि जब इन्हें अंतरिम सरकार के लिए चुना गया, इनका नाम चला, तो भारत से भी संपर्क किया उन्होंने। नमस्कार योगेंद्र जी, हमारे को पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इनकी जो छवि है सुशीला जी की, वो बिल्कुल करप्शन के अगेंस्ट में है। उनकी रहने की जो शैली है वो भी एक मध्यम क्लास व्यक्ति की तरह से रहती हैं, जबकि वो वहां के उच्चतम न्यायालय की उच्चतम अधिकारी रही हुई हैं, उच्चतम जस्टिस रही हुई हैं, चीफ जस्टिस। उसके बावजूद उनकी रहने की शैली बड़ी विनम्र है और बड़ी मध्यम श्रेणी के क्लास में है। मैं उनके घर के पिक्चर और उनके जो पड़ोसी हैं उनके कमेंट सुन रहा था। उनको देख के मेरे को लगा कि वो बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति होंगी और बहुत ही भ्रष्टाचार के खिलाफ रही होंगी। देखो, केपी ओली और प्रचंड का जहां तक सवाल है, वो तो एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पर्सन थे। उनकी माओवादी आइडियोलॉजी थी, वो चाइना से बड़े इन्फ्लुएंस थे और उनका पूरा जो व्यक्तित्व था वो नेपाल को चाइना के करीब लाके और माओवादी टेंडेंसी को लाना था। तो उन्होंने पहले कोशिश की कि वहां पर सेकुलरिज्म आए, वहां पर जो है राजा का राज्य समाप्त हो, हिंदुइज्म का जो जो हिंदू राष्ट्र था उसको खत्म किया जाए। तो इन्हीं चीजों पे उनका कार्य रहा और उसके बाद वो चाइना से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो फंड्स आ रहे थे उनको खा रहे थे और उनका उपयोग अपने पॉलिटिकल एडवांसमेंट के लिए कर रहे थे। तो वो तो भारत के अगेंस्ट में ही रहेंगे। उन्होंने कंट्रोवर्शियल जब स्टेटमेंट देते रहेंगे, वो सुशीला जी के अगेंस्ट में भी बोलते रहेंगे जब तक वो वहां पर हैं, और वो नेपाल के लिए कई तरह की बाधाएं उत्पन्न करते रहेंगे। अब जहां तक इस सवाल का इनका नई सरकार का जो प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो इनको देश में शांति स्थापित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है, और भी जगहों पे विराटनगर और शहरों में भी कई जगह अशांति रही है। कर्फ्यू हटा लिया गया है कल इवनिंग से,
और उसके बाद शॉप्स वगैरह खुली हैं सभी जगह पे, और कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट हुई नहीं है उसके बाद। और आपने देखा कि जो यंग लोग हैं वो सड़कों की सफाई कर रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं, जी तो एक बहुत ही प्रेरणादायक स्थिति है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, आपने प्रश्न किया था कि क्या दूसरे एलिमेंट इसमें शामिल थे, इसमें जरूर कोई ना कोई एलिमेंट शामिल थे जो इस जैन जी का जो पीसफुल जो कैंपेन था उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए वो आगे आए थे, और उन्होंने ही आगजनी और ये हत्याओं का जो सिलसिला चला उसको आगे बढ़ाया था। तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे सुशीला जी को, उनको हटाना पड़ेगा, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सांत्वना देनी पड़ेगी, उनको फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ेगी, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इनिशियल एक्शन इनको लेना पड़ेगा फर्स्ट फ्यू डेज में। उसके बाद उनको बिल्कुल। सरकार को एक रास्ते पे लाना है, क्योंकि वहां सरकार के दफ्तर भी सब खत्म हो गए हैं, उच्चतम न्यायालय भी की बिल्डिंग भी खत्म हो गई है। तो पार्लियामेंट उनको तबाह हो किस गया। तरह से, हाँ, किस तरह से उनको चलाना है, तो इसके लिए इमीडिएटली कोई बिल्डिंग्स ढूंढनी पड़ेंगी, कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेंगी जहां उच्चतम न्यायालय अपना कार्य शुरू कर सके, जहां मिनिस्टर्स अपना कार्य शुरू कर सकें, और सरकार का ढांचा, क्योंकि पुरानी फाइलें वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी, तो उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने रहेगा कि इनको कैसे चालू किया जाए। फिर तीसरा चैलेंज उनके सामने होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए जिससे कि देश में राजनीतिक शुद्धता आए। ऐसी पार्टियां जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको हटाया जा सके या उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि जैन जी का जो डिमांड थी वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा गहरा थी। और उसको ठीक करने के लिए हो सकता है कि कुछ संविधान में ऐसे संशोधन किए जाएं कि जिनका करप्ट इतिहास रहा है उनको एक्सक्लूड किया जाए, क्योंकि अब तो सारे डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए हैं उनके अगेंस्ट में, कोर्ट में केस चला के और उनको पनिशमेंट देना तो बहुत मुश्किल होगा। फिर इसके अलावा जो है भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है उसने जी भी सरकार का साथ दिया, वहां भी हजारों भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको किस तरह से पनिशमेंट दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि जब तक उनको आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे तब तक सरकार में वापस शुद्धता लाना और सरकार को ईमानदारी के रास्ते पे चलाना बड़ा मुश्किल होगा। तो जी ये बड़े बड़े हाँ चैलेंज, इमीडिएट चैलेंज हैं ये लॉन्ग टर्म चैलेंज नहीं है, ये डेवलपमेंटल चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज हैं जो इमीडिएटली सरकार को हैंडल करने पड़ेंगे। और मेरा मानना यह है कि भारत सरकार को इसमें सहायता देनी चाहिए, उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए इमीडिएटली कुछ फंड देना चाहिए, जिससे कि उनके सरकार के जो ऑफिसेज हैं उनका मरम्मत की जाए इमीडिएटली, उच्चतम न्यायालय को वापस एस्टैब्लिश किया जाए, और इस तरह की जो 100 मिलियन या 150-200 मिलियन की जो है डॉलर की इमीडिएट राहत हमारी सरकार की तरफ से आनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि मोदी जी इस पे जरूर विचार करेंगे और वो इस तरह की राहत सरकार को देंगे, जिससे कि ये सरकार अपने आप को किसी तरह से सुदृढ़ स्थिति में ला बिल्कुल। सके। और ये बाद कहा जा में सकता है कि सर एक तरह से नेपाल का पुनर्जन्म होगा ये, क्योंकि बहुत कुछ चीजें तबाह हो गई वहां पे, जला दी गई हैं वापस से, क्योंकि कि जो बिजनेसमैन हैं वहां पे हम देख रहे हैं कितने शोरूम्स जो है उनको आग लगा दी गई है। अब एक तो दो बातें हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ उनका भरोसा जीतना कि वो हर व्यापारी ये देखता है कि अगर हम यहाँ सेफ है तो काम करेंगे, कम खा लेंगे लेकिन चले जाएंगे यहाँ से। तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको भरोसा दिलाना भी होगा। और आपने सही कहा, क्योंकि हमने पहले दिन भी इस तरह की बात की थी, जैन जी इस तरह की चीजें नहीं कर सकती थी। वो अपना एक आक्रोश जाहिर कर सकती थी, सड़कें जाम कर सकती थी, किसी को भी बाहर नहीं निकलने देना, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने आई हैं वो किसी न किसी हाथ में आंदोलन चला गया जो एक चेहरा नहीं रहा और बेलगाम हो गया। मैं नहीं, मेरा चलिए मानना है कि इसमें वो माओवादी तत्व जरूर शामिल हुए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते और हैं, बिल्कुल उन हो उन सकते हैं। तत्वों ने ही ये जो विनाश जो किया है, उन्हीं तत्वों ने किया होगा कि वो जानते हैं कि उनके लीडर्स उसमें फंस जाएंगे, तो उनके सारे एविडेंस जो है खत्म करने का कार्य उन्होंने किया होगा, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल। है।
ये जी सिर्फ अजम्पशन है, मैं इसको नहीं कहता कि ये प्रमाण पर आधारित बयान है। बिल्कुल, पर जो चीजें दिखाई देती हैं कुछ ना कुछ जरूर वहां पे इस तरह की चीजें चली है। मैं चलिए कटेवा साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, वहां की आर्मी को जब कॉल किया गया, उन्होंने मना कर दिया किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए, क्योंकि जब जैन जी का इस तरह से आक्रोश चल रहा था तो आर्मी उतारने की इच्छा थी, लेकिन मना किया कि हम नहीं आएंगे। तो कुछ लोगों का तो कहना है कि समझदारी थी कि आर्मी भी अगर इस तरह से खून खराबे पे उतरती तो ये इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता और एक अलग तरह का मैसेज जाता। लेकिन एक तरह से उनकी खामोशी से इतना तबाही भी सामने देखना पड़ा। उसके बाद में पूरे एक मीडिएटर की भूमिका में रहे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो राजशाही को वापस लाने के भी पक्ष में थे। खैर, आप लोगों के साथ तो बहुत बार एक्सरसाइज भी हुई इन लोगों की। अभी क्या रुख लगता है आपको कि भारत के साथ में कुछ चीजों को लेकर के पिछले दिनों प्रधानमंत्रियों ने जहर उगला। हमारी चाहे लिपुलेख दर्रा है उसको लेके बात हो, चाहे हमारे सीमा पे कुछ चीजों को लेके, हमारे जो कुछ छोटी छोटी जो जगह हैं उनको भी अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया। सुशीला कार्की चाहेंगी, आपको लगता है कि भारत के साथ में स्वार्थपूर्ण हो, चाहे सीमाओं की स्थिति हो या दूसरी चीजें हो? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह का ये एकदम से वहां पे सत्ता पलटी है और ये हमारे देश की सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस पे इसका काफी असर पड़ता है, क्योंकि हमारे अ, पिछले 2 साल 2022 में श्रीलंका में ऐसे ही तख्ता पलट हुआ, और उसके बाद पिछले साल बांग्लादेश में ऐसे ही सरकार बदली एकदम वॉयलेंस के साथ, और अभी आप देख रहे हैं कि नेपाल में। तो ये हमारी जो आईबी और रॉ है, इसका मैं बताऊंगा कि इसका भी थोड़ा बहुत इनको ध्यान रखना चाहिए। हमको बड़ा सरप्राइज हुआ है हमारी सरकार को, लग रहा है कि क्योंकि हमने कोई इस तरह का कोई एक्शन नहीं किया, ना कोई फॉरवार्न किया। इस तरह की बातें होने से हम चाहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारा देश है, ये चल रहा है कि हम विकसित भारत बनेंगे और हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। पर इकोनॉमिक पावर बनने के साथ साथ सबसे बड़ी जरूरत हो रही है हमारे पड़ोस की शांति। और आप देख रहे हैं कि हमारे एक तो हमारा है जो हमारा पड़ोसी है, इसके साथ हमें हमारी पक्की दुश्मनी रहती है, और बाकी ये 3 देश आप खुद देख रहे हैं, म्यांमार है वो, उसके साथ भी हमारे रिलेशंस कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, वहां पे भी अभी सिविल वॉर चल रहा है। तो ये एक इस तरह की बातें हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पड़ोस के अंदर जो इस तरह की इंस्टेबिलिटी आती है उसको हम रोक सकें, और उस जो गवर्नमेंट वहां बैठी है उसे हम फॉरवॉर्न कर सकें। इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारा और उनका तकरीबन 1850 किलोमीटर 1900 किलोमीटर का बॉर्डर है। बॉर्डर है, और हमारी उनके साथ हमारी पॉपुलेशन और उनकी पॉपुलेशन के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, हमारे फैमिली रिलेशंस हैं लोगों के। और भूटान और नेपाल एक दो ऐसे देश हैं जिसे वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इधर फ्री ट्रेड है एंड फ्री आना जाना है। आज के दिन तकरीबन 35 लाख नेपाली यहाँ पे या तो काम कर रहे हैं हमारे देश में, या यहाँ पे रह रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद है। और एक चीज और इंस्टेबिलिटी के कारण, अगर दूसरी बात है कि हमारे देश के अंदर 32,000 के करीब गुरखा रेजिमेंट्स में नेपाली गुरखाज हमारे यहाँ भारतीय सेना में तैनात है, नौकरी कर रहे हैं। तो हमारा और नेपाल का जो रिलेशन है वो कोर्डियल होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभी सत्ता में आई है सुशीला कार्की सुशीला मैडम जी, कार्की जी, हाँ। हाँ, उसके लिए हमारे देश की तरफ से जरूर उनको सहायता दी जाएगी। और ये टाइम है जब हमें चीन से आगे बढ़ करके, क्योंकि पहले वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी तो चीन के ज्यादा नजदीक थे, अभी हमें एक मौका है कि हम जो हमारी रिलेशनशिप थी, जो कोर्डियल रिलेशनशिप थी कई डिकेड से, कई सालों से, उसे हम फिर वापस स्थापित करें। और एक हिंदू राष्ट्र है जो, और हमारी यहाँ हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन है, तो उस तरह से हमारे यहाँ काफी उनका फैमिली रिलेशंस है एक दूसरे के। इसके साथ साथ हमारे सेना से जो रिटायर हुए वे गुरखाज हैं, उनकी संख्या भी तकरीबन 40-50 हजार से ज्यादा है, और वो पेंशन ले रहे हैं भारतीय सेना से। और हमारा एक ऑफिस रहता है वहां पे, सेना का रिकॉर्ड ऑफिस, जो उनकी फैमिली पेंशन, और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली पेंशन और पेंशन के जो वो एंटाइटलमेंट है उन्हें देता है।
तो इस तरह से भारत और नेपाल की जो फौज की जो एफिलिएशन है उस काफी इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप है, और उसको अलग करना हमारी सिक्योरिटी के ऊपर काफी इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। जहां तक श्रीलंका का फौज का सवाल है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2006 में मैं जब एनडीसी कोर्स कर रहा था तो हमारी नेपाल में विजिट थी, और उस समय ये उनके क्राउन के खिलाफ एजिटेशन चल रहा था, और ये उस टाइम की जो सेना थी नेपाल की, वो नेपाल की रॉयल नेपालीज आर्मी बुलाया करते थे। उस समय भी सेना काफी न्यूट्रल रही थी और उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की थी बाकी देशों की तरह। पर यह बात जरूर है कि भारत जो नेपाल के सेना जो अध्यक्ष थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ नेपाल, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को आप इस्तीफा दीजिए, फिर हम आके कंट्रोल करेंगे, क्योंकि सरकार के रहते रहे उनको पता था कि इनके खिलाफ काफी जबरदस्त पब्लिक ओपिनियन है और आक्रोश है पूरी तरह से। और इनके पास अगर जाकर के ये जिस तरह से पुलिस को बोल रहे थे, इसी तरह से अगर ये जाते और इनको फोर्सफुली उनको रोकने की कोशिश करते तो शायद काफी जाने जाती। अभी सिर्फ 20 से 25 लोगों के हैं, प्रॉपर्टी और बिजनेस हाउसेस का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ है, परंतु ज्यादा लोगों की जान नहीं गई है। इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन थे, जो मारवाड़ी वहाँ काफी सारे धंधा कर रहे हैं, राजस्थान के लोग, उनके खिलाफ भी थोड़ा आक्रोश है। उनकी दुकानें भी लूटी गई हैं, और ऐसा नहीं हो कि ये एजिटेशन जो जनरेशन जी है वो ऐसी कोई फीलिंग नहीं जनरेट कर दे कि जो इंडियंस हैं वहां नौकरी कर रहे हैं, या वहां पे नौकरी तो क्या कर रहे हैं, वहां पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह की आक्रोश फैल गया तो ये फिर और हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी से चलिए एक बार के लिए शांति बहाली की ओर नेपाल है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से वॉच करना होगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स जिस तरह के थे इस आंदोलन में घुसे और इस मतलब अपने मकसद को उन लोगों ने पाने की कोशिश की हिंसा के जरिए। क्योंकि जैन जी के लिए मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, बहुत सारे लोगों को भी पढ़ा, उनका एक आक्रोश की एक लिमिट होती है, उससे आगे नहीं जाती हूँ। इस तरह से हिंसक उसमें नहीं पहुंचते हैं, टायर जला सकते हैं, कुछ छोटी मोटी और कुछ आगजनी घटना के, तो यहाँ लेकिन किसी को जिंदा जला दिया, किसी को आग लगा दी, किसी को क्या, वो सब चीजें नहीं। क्योंकि उनको इस बात का भी एहसास है कि जिस चीज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए, कि इकोनॉमी में करप्शन जितना घुस रहा है, और अगर हम इसे डिस्ट्रॉय करेंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा। तो वो सोच जो रखते हैं, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो मकसद ही अलग हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के एलिमेंट। और मैं एक गुप्ता जी जैसे बता रहे थे कि माओइस्ट इसके पीछे हो सकते हैं, वो उसका होना ज्यादा प्रोबेबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिशियंस को मारा पीटा है, वो हर एक पार्टी के, चाहे वो दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के और नेपाली कांग्रेस, तीनों पार्टीज के जो पॉलिटिशियंस थे, उन सबको जहां उनको मौका मिला है उनको पिटाई की है या उनको खदेड़ा है। तो वो जनरल फीलिंग थी अगेंस्ट दी पॉलिटिशियंस ऑफ दी नेपाली पार्लियामेंट। मैं आदित्य कांत जी का रुख करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि हमें कहीं डायलॉग में अभी थोड़ा ध्यान रखना होगा, हमें उन्हें फाइनेंशियली अगर हम हेल्प कर पाते हैं तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए? जी योगेंद्र जी, आई थिंक जैसा सत्यपाल जी ने कहा, मैं उसी चीज को आगे बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। और सबसे अच्छी बात जो इसमें निकल के आ रही है कि वो जो कार्की जी हैं, उनका इंडिया से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, बीएचयू से पढ़ के आई हैं, और उन्होंने अपने शुरू के वक्तव्य में ही मोदी जी के बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव बातें की हैं, जो कि बहुत ही उनसे अलग हैं। उनके जो पहले ओली साहब रहे हैं, जिन्होंने नेशनलिस्ट बनने के नाम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया था और चाइना की तरफ अपनी इंक्लिनेशंस दिखाई थी। और आपको याद होगा 1920 में कुछ बॉर्डर को लेके भी टेंशन हो गई थी, जब उन्होंने अपने कंट्रोल में जो कि इंडिया के हैं उनके नामकरण कर दिए थे। तो आई थिंक आज जिस कंडीशन में हम भारत ओवरऑल, हमारी जो डिप्लोमेसी है या क्वेश्चंस भी कुछ किए जा रहे हैं हमारे अन्य स्टेट्स कंट्रीज के रिश्तों के साथ में, तो वहाँ अभी एक बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए, क्योंकि ग्राउंड ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव सेट है इन ए वे कि वहाँ की जो इंटरिम जो गवर्नमेंट भी है या प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया की तरफ उनकी एक इंक्लिनेशन है और पॉजिटिव साइड है। तो इस चीज का आई थिंक पॉजिटिव वे में लेते हुए हमें
एनकैश भी कर सकते हैं, और एक ये पूरे के पूरे साउथ एशिया में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया जा सकता है कि हम कैसे डेमोक्रेसी को अपहोल्ड लेने के लिए अलग अलग तरह से इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और बहाल करना चाहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जो सत्यपाल जी ने भी कहा कि डिफेंस की बात है या पहले से हमारा कोऑर्डिनेशन है, आई थिंक हम वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से चाइना ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब इंडिया के पास एक मौका है कि जैसे वहाँ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अच्छा एनकैश किया जा सकता है और किसी तरह के एनर्जी ट्रीटी साइन किए जा सकते हैं। नेपाल की इकोनॉमी आज की तारीख में जो बिल्कुल गिर रही है उसको संभाला जा सकता है और इसमें म्यूचुअली बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें, उसके अलावा जो डिप्लोमेसी है उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा के नेपाल को, ये हमें मौका है कि हम, जैसे नेपाल की नजदीकियां पहले चाइना की तरफ बहुत ज्यादा चली गई थी और ये से देखा जा रहा था, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है सरकार के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ कदम ऑलरेडी सोच भी लिए गए होंगे कि हम अपनी जो क्लोजनेस है, प्रॉक्सिमिटी है, और जो 1950 का ट्रीटी भी रहा है उसमें कुछ जो भी इश्यूज हैं उनके बारे में एक तरह से डिप्लोमेटिक चैनल सेट भी किए जाएं, डिस्कशंस भी हों, ये और पॉजिटिव वे मूव अहेड हम उसको करना शुरू करें। और जहां तक आगे की बात है, रिस्टोरेशन में इंडिया एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अब जैसे इलेक्शंस जब भी होंगे तो हम अपनी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट उनको हेल्प ऑफर भी कर सकती है, चाहे वो टेक्निकल बेसिस पे है या जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है ऑफिस सेटअप करने में है, या उनके जैसे ब्यूरोक्रेसी है उनको किसी तरह की ट्रेनिंग करनी है, अपग्रेड करना है ताकि वो आने वाले प्रॉपर वे में स्मूदन कर सकें। आई थिंक उसमें हम बहुत एक अच्छा रोल करके नॉट ओनली फॉर नेपाल बट पूरे साउथ एशिया में एक अच्छा मैसेज और एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हैं। जी योगेंद्र जी, हमारे कुछ इश्यूज भी हैं उनके साथ में इंटरनेशनल, तो अभी उस पर थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। मुझे लगता है उस पर हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और उन इश्यूज को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम अंडर द कारपेट कर दें। जैसे अभी चाइना ने जैसे बॉर्डर की बात की थी तो पहले ही उन्होंने एक राइडर दे दिया था कि बॉर्डर के बारे में बात नहीं होगी। उनके बारे में बात होनी चाहिए लेकिन वो पब्लिकली ना हो, और एक सेंसिटिव वे में, एक जैसे हम बात करते हैं कि वो बिल्कुल लो प्रोफाइल होके उनके बारे में इंडिया एक इंडिकेशन दे कि हम इस बारे में बात करने को तैयार हैं, लेकिन उनके बारे में पब्लिक पोस्चरिंग जितनी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। और चाहें तो कोई ज्वाइंट डेलीगेशन या ज्वाइंट सर्वे भी करवा के एक हम मैसेज दे सकते हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि अपने आप को असर्ट करना चाह रहे हैं या हम अपने आप उनको डोमिनेट करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि फेयर वे में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की हम अभी तो सिर्फ एक इंटेंशन दिखा सकते हैं, क्योंकि जो आज नेपाल की हालत है उसमें उनकी भी प्रायोरिटी ऑब्वियसली इनको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की नहीं है, बल्कि अपनी इकोनॉमी को खड़ा करके दोबारा से एक ढर्रे पे चलनी शुरू हो जाए, इनकी गवर्नमेंट सेटअप हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। आई थिंक टॉप प्रायोरिटी वो होगी। लेकिन हमें इन इश्यूओं से भागने की बजाय थोड़ा उनके बारे में सिर्फ ये देना चाहिए कि हम इनके बारे में बात करने को तैयार हैं जब भी सिचुएशन होगी, और उसकी बात डिप्लोमेटिक और बड़े सेंसिटिव वे में उस बारे में इश्यूज पे डिस्कशन हो। जी योगेंद्र जी, मेरा बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, और हमें कुछ इंतजार करना चाहिए। लेकिन पहली हमारी तो घर क्या सफलता कहेंगे, लेकिन एक हमारी सोच जरूर थी कि नेपाल के अंदर जल्दी से जल्दी सिचुएशन नॉर्मल होनी चाहिए, जिस ओर बढ़ रहा है नेपाल। अच्छी बात है, क्योंकि बांग्लादेश देख सकते हैं कि अभी 15 महीने होने को हैं, लेकिन वहां की स्थितियां अभी बनी नहीं है वैसी जैसी होनी चाहिए। श्रीलंका वापस से अपना मूल जो स्ट्रक्चर था उसमें लौट आया है। चलिए, लेकिन वेट एंड वॉच वाली बात है। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि सुशीला कार्की सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो किसी एजेंडा उनका नहीं है। नेपाल उनकी पहली प्राथमिकता है, जो किसी भी मुल्क के शासनाध्यक्ष के लिए होनी चाहिए। करप्शन को लेकर के वो पहले से ही काफी मुखर रही हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों को लेकर, और जो आप लोगों ने कहा कि वाकई हमें पड़ोसी के नाते, पड़ोसी कोई भी हो, अगर हम यूं देखें कि एक कॉलोनी के भी दो पड़ोसी, एक अगर किसी मुसीबत में आता है तो उसकी दूसरा पड़ोसी मदद करता है, उसी नाते से नेपाल हमारा बहुत ही अच्छा पड़ोसी रहा है। तो हालांकि रणनीतिकार जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा कि एक्सटर्नल अफेयर्स में जो लोग हैं कि वाकई हम वक्त आ गया कि हमें और मजबूती मिलेगी, एक मदद देने की हमारी हमेशा से एक परिपाटी भी रही है। तो उस ओर शायद ध्यान होगा। उसके बाद समय जैसे जैसे निकलेगा तभी पॉलिसीज का पता लगेगा कि नेपाल के नए लोगों का रुख क्या रहता है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल एक भरोसा जताया जा सकता है कि पहले से बेहतर नेपाल की सिचुएशन भारत के साथ रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। गुप्ता जी कुछ योगेंद्र जी, मैं